देखो लास्ट क्लास में अपन ने हाउस प्रॉपर्टी में एनएवी निकालना सीख लिया था। आज हम सीखेंगे ओनली डिडक्शन वाला पार्ट हमारा बच गया था। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ठीक है। अब देखो सेक्शन नंबर 24 में हमें दो डिडक्शन मिलता है, साथ में कॉपी भी करते रहना बेटा। सेक्शन नंबर 24 में हमें दो डिडक्शन मिलता है। एक डिडक्शन है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, और दूसरा डिडक्शन है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन यानी अगर मैंने लोन लेके घर बनाया होगा तो ही वो वाला पार्ट होगा, अगर लोन लेके घर नहीं बनाया है तो वो वाला पार्ट नहीं होगा। अगर मैंने कैश में ही घर लिया है तो सिंपल सिर्फ ये वाला डिडक्शन हमें मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन बेटा फिक्स है, कितना मिलेगा 30% ऑफ NAV, ठीक है 30% ऑफ NAV। लेकिन ये डिडक्शन दो टाइम पे नहीं मिलेगा। नो डिडक्शन, नो स्टैंडर्ड डिडक्शन। नो स्टैंडर्ड डिडक्शन, दो केसेस में बेटा आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। पहला केस व्हेन NAV इज nil, एंड दूसरा केस व्हेन NAV इज निगेटिव। देखो मैंने क्या बोला बेटा, दो केसेस में स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। व्हेन NAV इज nil, तो मुझे बताओ अपन ने क्या पढ़ा था, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का NAV क्या होता है, nil होता है, ठीक है। और व्हेन NAV इज निगेटिव, NAV इज निगेटिव का मतलब क्या है कि यहां पे जो आपका NAV आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। ऐसा कब होगा कि जब हमारा GAV जो है वो कम होगा और बाकी के एक्सपेंसेस, GAV में से क्या लेस करते हो, म्युनिसिपल टैक्स लेस करते हैं, अनरियलाइज रेंट लेस करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट बॉर्न बाय लैंडलॉर्ड लेस करते हैं, एडिशनल कंसिडरेशन ऐड करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है बेटा, ज्यादा है, और ये क्या है, कम है। तो NAV क्या आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं भाई। मान लो तुम्हारा GAV 120 है, 120 है, और तेरा म्युनिसिपल टैक्स 140 है ना, तो NAV आ गया ना निगेटिव में, समझा। तो NAV क्या होगा आपका, निगेटिव में कब आएगा, जब आपका GAV क्या है, कम है, और बाकी के चीजें क्या है, ज्यादा है। तो NAV किस में आ जाएगा, निगेटिव में। तो अगर आपका NAV निगेटिव में है या आपका NAV nil है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% आपको नहीं मिलेगा। क्लियर, ठीक है। तो हम नॉर्मली क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन हमेशा मिलेगा सीधा NAV का कितना मिलेगा, 30%। जब NAV nil होगा या NAV निगेटिव होगा तो 30% डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ गया यहां तक, कोई डाउट, सबको क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब आते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन की। अब हम पूरी बात आधे घंटे तक ओनली किसकी करेंगे, ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, पक्का। फटाफट नोट करो, फिर मैं इसको रफ करूंगा। डन। चलो अब हम सिर्फ बात करेंगे किसकी बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन की। देखो इंटरेस्ट ऑन
लोन। लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि अगर आपने घर जो है वो लोन लेके बनाया है, घर क्या है, लोन लेके बनाया, या घर आपने खरीदा है लोन लेके, तो आपने जो इंटरेस्ट पे किया है वो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस। ठीक है, तो उसका आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन। ध्यान से फोकस करो, मैंने क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन लोन, नॉट द लोन अमाउंट। लोन का डिडक्शन यहां पे नहीं मिलता है, सिर्फ किसका मिलता है, इंटरेस्ट का, लोन के ऊपर जो तुम इंटरेस्ट पे करोगे। इसको पूरा हम एक एग्जांपल से समझते हैं, कैलकुलेशन। मान लो आपने एक होम लोन लिया, आपने एक होम लोन लिया, कब लिया, 1 जुलाई 2018 को आपने एक होम लोन लिया। कौन से बैंक से लिया, HDFC बैंक से लिया, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इंटरेस्ट था, और लोन अमाउंट था आपका 30 लाख का। लोन अमाउंट कितना है आपका, 30 लाख का लोन अमाउंट है। ठीक है, इस लोन के पैसे को आपने यूज किया फॉर कंस्ट्रक्शन, लोन के पैसे को आपने यूज किया फॉर कंस्ट्रक्शन। कब से, 1 दिसंबर 2019 से आपने लोन के पैसे का इस्तेमाल किया, किसमें बेटा, कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, लोन के पैसे का इस्तेमाल किसमें किया आपने, कंस्ट्रक्शन में। कब से किया, 1 दिसंबर 2019 से किया। करेक्ट है। आगे, जो आपका कंस्ट्रक्शन है बेटा वो कंप्लीट हुआ, कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ। कब कंप्लीट हुआ, तो 31 अगस्त 2021 को आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। 21 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। आपको पूछ रहा है कि फाइंड आउट करो इंटरेस्ट। क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट। कौन से प्रीवियस ईयर में, तो बोल रहा है 21-22 के प्रीवियस ईयर में आपको क्या फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट। कितने इंटरेस्ट का उसको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, यहां पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। अपन ने क्या बोला, हमने होम लोन लिया है 1 जुलाई 2018 को, बट इस लोन के पैसे का इस्तेमाल कब किया, 1 दिसंबर 2019 को, और हमारा कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ, 31 अगस्त 2021। क्या कहीं भी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि आपने लोन रीपेमेंट कर दिया, नहीं ना। इसका मतलब अभी भी लोन स्टिल आउटस्टैंडिंग है। और मुझे बताओ, बैंक वाले आपसे इंटरेस्ट कब तक लेते रहेंगे, जब तक कि तुमने लोन का पैसा वापस नहीं कर दिया। अगर लोन का पैसा वापस जब तक नहीं करोगे तब तक वो आपके ऊपर क्या चार्ज करते रहेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करते रहेंगे। करेक्ट है। तो देखो, लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि बेटा जो भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं उसमें 2 पीरियड होता है। एक कंस्ट्रक्शन से पहले वाला इंटरेस्ट, तो देखो यहां पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है और अभी तक तूने लोन का पैसा वापस नहीं किया, तो कंस्ट्रक्शन से पहले भी इंटरेस्ट गया होगा, और अभी तक तूने लोन का पैसा वापस नहीं किया तो कंस्ट्रक्शन के बाद भी इंटरेस्ट जाएगा। तो हमें 2 इंटरेस्ट निकालना है। एक होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, इसको आप सीधा बोल सकते हो शॉर्ट में PCP। ठीक है, ध्यान से देखना। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड तुम्हें स्टार्ट कहां से करना है, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में लोन लेने का डेट और लोन के इस्तेमाल करने का डेट दोनों दे रखा हो तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होगा यूज से। और अगर तुम्हारे क्वेश्चन में सिर्फ लोन का डेट दे रखा है, कंस्ट्रक्शन कहां से स्टार्ट हुआ वो नहीं दे रखा, तो यहां से स्टार्ट कर देना। समझा क्या बोला, दोबारा। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में लोन लेने का डेट और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का डेट दोनों दे रखा है तो तुम्हारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होगा कंस्ट्रक्शन जहां से तुमने स्टार्ट किया। और अगर तुम्हारे क्वेश्चन में सिर्फ लोन लेने का डेट दे रखा है, कंस्ट्रक्शन का डेट नहीं दे रखा, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होगा जहां से तुमने लोन लिया। तो हमारे क्वेश्चन में दोनों डेट दे रखा है, तो हम कंस्ट्रक्शन कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 दिसंबर से। तो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होगा 1 दिसंबर 2019 से। ठीक है, अब ये खत्म कब होगा, ये ध्यान से सुनना। जिस दिन तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, जिस दिन तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, इससे जस्ट पहले वाली 31 मार्च बिफोर एंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिस दिन तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे जस्ट पहले वाली 31 मार्च। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ, 31 अगस्त 2021 को, इससे जस्ट पहले कौन सी 31 मार्च होगी, 31 मार्च 2021। समझ में आ गया। तो ये रटना है, क्या बोला मैंने,
प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से स्टार्ट होता है? जहां से तुमने लोन का पैसा इस्तेमाल किया कंस्ट्रक्शन में, वहां से शुरू करोगे। और कब खत्म होगा? जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे जस्ट पहले वाली 31 मार्च। अगर मान लो मैंने यहां पे क्वेश्चन में 20 लिखा होता तो क्या होता? 31 मार्च 2020। जब भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा जस्ट उससे का क्या लेना है बेटा? पहले वाला 31 मार्च। लेकिन अगर मान लो यहां पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट का डेट मैंने फैब डाल रखा होता, 28 फैब 2021, तो जस्ट इससे पहले कौन सा लेते? 31 मार्च 2020। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? करेक्ट है। तो सिंपल मैं क्या बोल रहा हूं, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे जस्ट पहले वाली 31 मार्च। सर एग्जैक्ट 31 मार्च 2021 होता तो भी 31 मार्च 2020 लेते। समझा? जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है उससे जस्ट पहले वाली 31 मार्च, रटा हुआ, पहले वाली 31 मार्च। ठीक है, तो 1 दिसंबर 2019 से लेके कहां तक लेंगे हम? 31 मार्च 2020। अब देखो तुम्हारा लोन अमाउंट कितना है? 30 lakhs का लोन अमाउंट है, मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10% है ना, मल्टीप्लाइड बाय, यहां से यहां तक का पीरियड निकालो। एक बात बताओ, 1 दिसंबर 2019 है ना, तो 2019 का कितना महीना? एक महीना। 2020 के कितने महीने? 12 महीने। और 2021 के कितने महीने? 3 महीने है ना। 2021 के 3 महीने, तो टोटल महीने कितने हो गए? 16 डिवाइडेड बाय 12। जल्दी बताओ कैलकुलेशन कितना आया? 30 lakhs का 10%, 16 डिवाइडेड बाय 12, 60, 4 lakhs। 4 lakhs आया। अब ध्यान से सुनना बेटा, जो आपका ये इंटरेस्ट आया ना 4 lakhs, डिपार्टमेंट ये बोलता है ये 4 लाख का इंटरेस्ट हम आपको एक इंस्टॉलमेंट में नहीं देंगे, हमेशा ये 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। कितने इंस्टॉलमेंट मिलेगा? 5। तो हमेशा इसको किससे डिवाइड कर देना है? 5 से। अमाउंट कितना आ गया बेटा? 80,000 का इंस्टॉलमेंट बनेगा। अब ध्यान से, अब जो बोल रहा हूं सुनना। इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कहां से होगा? तो बोला जिस साल तेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। कंस्ट्रक्शन कौन से प्रीवियस ईयर में कंप्लीट हुआ? 21-22 में। तो पहला इंस्टॉलमेंट कब मिलेगा? 21-22। दूसरा कब मिलेगा? 22-23, फिर 23-24, फिर 24-25 और 25-26। समझ में आ गया? क्लियर है? तो मैंने क्या बोला, जो भी आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट हमेशा जो भी निकल के आएगा उसको 5 इंस्टॉलमेंट में आपको दिया जाएगा, इकट्ठा एक साथ आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, हमने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट कहां से किया? जिस दिन हमने लोन का पैसा इस्तेमाल किया। अगर हमारे क्वेश्चन में लोन के इस्तेमाल का डेट नहीं लिखा होता तो हम यहां से स्टार्ट करते जिस दिन हमने लोन लिया था। लेकिन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तभी करेंगे जो लोन तुमने लिया है उस लोन का इस्तेमाल घर के एक्विजिशन में होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन में होना चाहिए और रिपेयर्स में होना चाहिए, तभी हम कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज नहीं। अगर तुमने लोन लिया और इन 3 चीजों के अलावा किसी और पर्पस में लोन पैसा खर्च कर रहे हो तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं होगा। समझा? इंटरेस्ट का डिडक्शन कब मिलेगा? जब तुम्हारा एक्विजिशन होगा, कंस्ट्रक्शन होगा और रिपेयर्स होगा। क्लियर है? चलिए अब एक बात मुझे बता, अपन को कौन से साल का इंटरेस्ट निकालने को बोल रहा है? वो 21-22 का। अभी तक जो तूने इंटरेस्ट निकाला है वो कहां तक का निकाला है? 31 मार्च 2021 का। अभी अपन को कहां से कहां तक निकालना है? 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 का। हमने जो अभी तक इंटरेस्ट कैलकुलेट किया कहां तक कैलकुलेट किया है? 31 मार्च 2021। और आपको कौन से प्रीवियस ईयर का पूछ रहा है? वो 21-22 का। क्या हमने 21-22 का निकाला? नहीं ना। तो अब इसको बोलते हैं बेटा प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट, प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहले हमने किसका निकाला? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। आप ऐसा बोल सकते हो कंस्ट्रक्शन के बाद, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। ठीक है, अब मुझे बताओ आपको कौन से साल का बोल रहा है? 21-22 का ना। तो आपके लिए साल कौन सा हो गया? 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक। यहां का आपको इंटरेस्ट निकालना है। लोन अमाउंट कितना है? 30 lakhs। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। और मुझे बताओ ये तो पूरा 12 महीने का हो गया ना,
तो सीधा निकाल दूं 30 लाख का 10% कितना आ जाएगा 3 लाख आ जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट बेटा 21-22 में कितना मिलेगा 80,000 पीसीपी वाला और 3 लाख इस बार का, तो 3,80,000 आया समझ में। टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 3,80,000 कौन से साल में 21-22 में। ठीक है, मान लो इसी क्वेश्चन में आपको ये पूछ दे, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर 22-23 इफ 10 लाख ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट पेड ऑन 31st जुलाई 2022। टोटल अमाउंट कितने था लोन का 30 लाख। 30 लाख में से तुम 10 लाख कब पे कर रहे हो 31 जुलाई 2022 को। आपको बोल रहा है अब आप मुझे 22-23 का इंटरेस्ट निकाल के बता दो। तो पहले क्या मुझे बताओ 22-23 में तुम्हें पीसीपी मिलने वाला है। हाँ सर हमने निकाला है 5 इंस्टॉलमेंट, उसमें 22-23 भी आ रहा है। तो पीसीपी कितना हो जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कितना सेम 80,000। अब हमें किसका इंटरेस्ट निकालना है प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर किसका 22-23 का। अब ध्यान से देखना बेटा, तूने 10 लाख रुपए 31 जुलाई को पे किए हैं, 31 जुलाई को पे किए कितना 10 लाख। इसका मतलब क्या है अप्रैल मई जून और जुलाई ये 4 महीने टोटल बैंक 30 लाख के ऊपर इंटरेस्ट निकालेगा और उसके बाद 20 लाख पे निकालेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो आपका जो यहां पे इंटरेस्ट निकलेगा वो 2 पार्ट में निकलेगा। सबसे पहला 30 लाख के ऊपर आप इंटरेस्ट निकालोगे 10% के रेट से कितने महीने के लिए 4 महीने के लिए, अप्रैल मई जून जुलाई 4 डिवाइडेड बाय 12। उसके बाद आपने 10 लाख 31 जुलाई को पे कर दिया, मतलब बैलेंस अमाउंट कितना बचा 20 लाख। इसके ऊपर 10% कितने महीने के लिए 8 मंथ्स के लिए। करेक्ट है, बताओ ये अमाउंट कितना आएगा 30 लाख का 10% 4 मंथ्स के लिए 1 लाख और 8 मंथ्स वाला 1,33,333। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा 2,33,000। हाँ गलत 3,13,333। अरे ये बात है समझ में। तो हमारा 22-23 में कितना इंटरेस्ट मिलेगा 3,13,000। समझ में आया। जैसे क्वेश्चन में आपको चेंज करता जाएगा आपको वैसे ही इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अगर मान लो क्वेश्चन में ये लिखा होता कि हमने इस साल भी कोई पेमेंट नहीं किया, इस साल भी कोई पेमेंट नहीं किया, तो सेम हमारा यही इंटरेस्ट आता, पीसीपी का 80 और इस साल का भी 30 लाख का 10%, सेम इंटरेस्ट आता। हमने पे कर दिया 10 लाख इसलिए हमारा इंटरेस्ट क्या आया अलग आया। समझ में आया या नहीं, पक्का, कोई डाउट। अब ध्यान से, अब इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला, इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब आपने लोन का इस्तेमाल 3 चीजों में किया है, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स और एक्विजिशन। लिखो इंटरेस्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स ऑन इंटरेस्ट लिखो। फर्स्ट पॉइंट, लिखिए इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी allowed as deduction only when it is used for acquisition, construction and repairs of house। Acquisition, construction and
रिपेयर्स ऑफ हाउस। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो वेदर प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्युपाइड और लेट आउट, वेदर प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्युपाइड और लेट आउट, प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड हो या लेट आउट हो, करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ओनली इंटरेस्ट विल बी अलाउडेड एज डिडक्शन, ओनली इंटरेस्ट विल बी अलाउडेड एज डिडक्शन, not the loan amount, not the loan amount। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए, लोन अमाउंट will be allowed as deduction, loan amount will be allowed as deduction under section 80C, under section 80C। ठीक है, नेक्स्ट, there is no upper cap, there is no upper cap limit of interest, there is no upper cap limit of interest in let out property, in let out property। लेट आउट प्रॉपर्टी में बेटा कोई अपर कैप नहीं है इंटरेस्ट का, आगे लिखो प्रोवाइडेड, नहीं उसी में प्रोवाइडेड लोन मस्ट बी यूज्ड फॉर एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर्स, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन एंड repairs। Next point, in case of self occupied property, in case of self occupied property, if three conditions are satisfied, self occupied property, if three conditions are satisfied, then maximum interest will be allowed as deduction up to 2 lakhs, maximum interest will be allowed as deduction up to 2 lakhs। ठीक है, कंडीशंस लिखिए। फर्स्ट कंडीशन नंबर 1, लोन मस्ट बी टेकन, लोन मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, 1 अप्रैल 1999। Next condition, construction must be completed, construction must be completed within 5 years, construction must be completed within 5 years from the date of loan taken, from the date of loan taken। Third condition, loan must be only for acquisition and construction of house, acquisition and construction of house, loan must be taken only for acquisition and construction of house। ठीक है, ध्यान से बेटा, इस सेंटेंस में देखो क्या लिखवा है। मैंने क्या बोला
कि लेट आउट प्रॉपर्टी में कोई अपर कैप नहीं है, आप जितना इंटरेस्ट का डिडक्शन मांगोगे उतना मिलेगा जो भी आपने पे किया है। दूसरा, लॉ मेकर ये बोलता है कि अगर तुम्हारा सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस होगा तो मैक्सिमम इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना दूंगा, 2 लाख, अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए। पहली कंडीशन, लोन टू 1 अप्रैल 1999 को लेगा या उसके बाद, जिस दिन लोन लिया उसके 5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, और लोन होगा ओनली फॉर एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर ये 3 कंडीशन फेल कर जाते हैं, तीनों में से कोई भी फेल कर गया या तीनों के तीनों फेल कर गए, तो आपको सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में मैक्सिमम इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा 30,000। ठीक है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। इफ अबव ऑल or any one of the condition, if above all or any one of the condition is not satisfied, then in case of self-occupied property, only 30,000 interest, only 30,000 interest will be allowed as deduction, only 30,000 interest will be allowed as deduction। तीनों में से कोई भी कंडीशन फेल कर जाए, या तो तुमने लोन 1 अप्रैल 1999 से पहले ले लिया, या कंस्ट्रक्शन 5 इयर्स में कंप्लीट नहीं हुआ, या तुमने लोन अदर देन एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन लिया। मान लो तुमने रिपेयर्स के लिए ले लिया, समझ में आ रहा, रेनोवेशन के लिए ले लिया, तो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन सिर्फ कितना मिलेगा, 30,000 का मिलेगा। आ रही है बातें समझ में? पक्का। अब ध्यान से सुनो, एक होता है बेटा रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग लोन, समझना। मैंने यहां पे जो लोन लिया है वो 2018 में लिया 10% इंटरेस्ट से, ठीक है, लेकिन जिस दिन मैंने लोन लिया उसके बाद ही बेटा एक्सिस बैंक का एक नोटिफिकेशन आया कि हम होम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं ओनली 2% इंटरेस्ट पे। मैं तो अपने आप को कोसूंगा कि भाई मैं 2 दिन वेट कर लेता तो मुझे इंटरेस्ट कितने में मिल जाता, ओनली 2% इंटरेस्ट पे। अभी मुझे कितने में मिल रहा है, 10% पे। तो मैंने एक्सिस बैंक में भी अप्लाई कर दिया होम लोन के लिए 2% इंटरेस्ट पे, और मेरा एक्सिस बैंक का लोन अप्रूव हो गया। मैंने उस लोन का पैसा सीधा उठाया और HDFC बैंक को पूरा लोन पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब क्या HDFC बैंक मुझसे 10% का इंटरेस्ट लेगा? खत्म ना। लेकिन एक बात मुझे बता, वो जो तूने एक्सिस बैंक से लोन उठाया उसका रीपेमेंट कर दिया किसका? HDFC बैंक का। इनडायरेक्टली एक्सिस बैंक के लोन का इस्तेमाल कहां हुआ? कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि तुमने HDFC बैंक से जो लोन लिया था उसको इस्तेमाल कहां किया? कंस्ट्रक्शन में। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है, इस कंसेप्ट को बोलते हैं रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग लोन, ठीक है। तो लॉ मेकर ने बोला कि अगर तुमने रीफाइनेंसिंग किया है एग्जिस्टिंग लोन का तो उसके इंटरेस्ट का भी डिडक्शन देंगे, प्रोवाइडेड रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग लोन का इस्तेमाल भी कहां होना चाहिए? एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर्स। समझ में आ रहा? लिखो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग लोन, refinancing of existing loan will also be allowed as deduction, provided such loan must be used for acquisition, construction and repairs. Acquisition, construction and repairs. डन। चलो अब ध्यान से सुनो बेटा, अभी के प्रेजेंट दौर में अपन अगर लोन लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो बिना झोल के लोन नहीं मिलता।
और इंडिया में भगवान ने झोल करने के लिए एक इंसान को भेजा है, उस इंसान को हम बोलते हैं एजेंट। ठीक है, ये सेटिंग करने वाला बंदा होता है, यानी पब्लिक अपनी बात डायरेक्टली नहीं कर पा रही है, ना तो गवर्नमेंट से और ना ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। बीच में क्या चाहिए? एक मीडिएटर चाहिए ही चाहिए, एक मीडिएटर चाहिए चाहिए। विदाउट मीडिएटर, विदाउट एजेंट के, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? दलाल, बात ही नहीं बनती हमारी। कोर्ट में भी जाना है उसके लिए भी क्या चाहिए? मीडिएटर। घर भी किराए पे लेना है उसके लिए भी क्या चाहिए? मीडिएटर। एवरी वर्क के लिए, पासपोर्ट बनाना है उसके लिए भी क्या चाहिए? मीडिएटर। क्यों? सीधे रास्ते से कोई काम हो ही नहीं पाता, तो अपन को एजेंट का सहारा लेना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, मुझे होम लोन चाहिए, ठीक है, अब मैं बैंक में अप्लाई किया, बैंक वालों ने 10 नाटक करके मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया। उसी बैंक ने मेरा लोन अप्रूव किया, कब? जब उसके साथ कौन गया? उसका अपॉइंटेड बंदा, एजेंट। एजेंट के थ्रू बैंक वालों ने फिर से सेटिंग करके मेरा लोन अप्रूव किया। ठीक है, अब एजेंट क्या बोलेगा? भाई तेरा काम करवाया ना, क्या चाहिए मुझे? कमीशन दे दो। मैंने एजेंट को कमीशन पे किया, मैंने एजेंट को क्या पे किया? कमीशन। जब मैंने एजेंट को कमीशन पे किया तो मैंने गवर्नमेंट को क्या बोला? सर ये मेरा खर्चा हो गया, सर ये मेरा क्या हो गया? खर्चा हो गया। क्यों? क्योंकि आपने, आपके पास जब मैं गया लोन अप्रूव करवाने के लिए बैंक के पास, तो आपने तो दिया नहीं, तो मुझे किसी का सहारा लेना पड़ा और उसने मुझसे पैसे ले लिए। तो आप इस कमीशन का क्या करोगे? एक्सपेंस का डिडक्शन दोगे? लॉ मेकर ने बोला नो, क्योंकि ये तूने किया, हमने तो नहीं बोला था। तू आता हमारे पास, बोला हम तो आए थे लेकिन आपने धोखा दिया, अपन को भगा दिया, तो हमें इसका सहारा लेना पड़ा। तो बोला अब कुछ भी हो जाए बेटा, कमीशन पेड टू द ब्रोकर और एजेंट विल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन। लिखो, कमीशन और ब्रोकरेज, कमीशन और ब्रोकरेज पेड फॉर अरेंजमेंट ऑफ लोन, कमीशन और ब्रोकरेज पेड फॉर अरेंजमेंट ऑफ लोन will not be allowed as deduction, will not be allowed as deduction। अगर आपने कोई कमीशन या ब्रोकरेज पे किया है तो उसको हम एक्सपेंस नहीं मानेंगे और उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अरे ये बातें समझ में? पक्का सारी बातें क्लियर हो गई? चलो अब बेटा हम इसके ऊपर सिर्फ गेम खेलेंगे अभी। किसका? ओनली इंटरेस्ट का। ठीक है, फिर एक पूरा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। अब यही क्वेश्चन आपको पूरा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बेटा समझा देगा। चलिए क्वेश्चन लिखने पे ध्यान दीजिएगा और साथ में हम सॉल्यूशन भी करेंगे। मैं आपको एक एक आइटम दे रहा हूं, हर एक आइटम का आंसर मैं साइड में लिखता जाऊंगा। ठीक है, क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, लिखो फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस, इंटरेस्ट टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस रुपीज 30,000, रुपीज 30,000। यहां पे दो कॉलम बना रहा हूं, एक हाउस है बेटा हमारा एलओपी और एक हाउस है मेरा एसओपी। ठीक है, चलिए बताइए, इंटरेस्ट टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस 30,000 आपने इंटरेस्ट पे किया है। बताओ एलओपी हाउस होगा तो क्या डिडक्शन मिलेगा? यस, क्योंकि क्या बोला था मैंने? एलओपी हाउस में कोई अपर कैप नहीं है ना, जितना भी इंटरेस्ट होगा डिडक्शन देंगे एलओपी में मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एसओपी। एसओपी में इंटरेस्ट का डिडक्शन के दो पार्ट थे, या तो 2 लाख या तो 30,000। 2 लाख कब मिलेगा? जब 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे। 3 कंडीशन क्या थे? 1 अप्रैल 1999 को या उसके बाद एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन, और एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन, और तीसरा कंडीशन क्या था? 5 सालों के अंदर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, रिपेयर्स नहीं था बेटा। करेक्ट है। ये तूने लोन किसके लिए लिया है? एक्विजिशन के लिए ना। 30,000 ही है ना, कहां तक मिलता है? 2 लाख तक ना, तो ये पूरा मिल जाएगा एसओपी में। समझा?
चलिए ये हमारा फर्स्ट पॉइंट खत्म। नेक्स्ट साथ में लिखते भी जाओ, इंटरेस्ट टेकन फॉर repairs of house, interest taken for repairs of house rupees 2 lakhs, interest taken for repairs of house rupees 2 lakhs। बताओ एलओपी में तो मिलेगा, क्योंकि हमने क्या लिखा था एलओपी में, इंटरेस्ट चाहे एक्विजिशन का हो, कंस्ट्रक्शन का हो, रिपेयर्स का हो, जितना भी हो सब मिलेगा, तो यहां पे पूरा मिलेगा। लेकिन एक बात बताओ, इंटरेस्ट टेकन फॉर रिपेयर्स ऑफ हाउस एसओपी में कितना मिलेगा? ओनली 30,000, ओनली 30,000, सिर्फ कितना मिलेगा? 30,000, क्योंकि एसओपी का लिमिट ही कितना है? 30,000। समझ में आ रहा? कोई डाउट? नेक्स्ट, इंटरेस्ट टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस, but acquisition of house, interest due but not paid rupees 20,000। इंटरेस्ट हमने लिया है एक्विजिशन ऑफ घर के लिए, ड्यू तो हो चुका है लेकिन पे नहीं हुआ है। सवाल ये उठा क्या डिडक्शन मिलेगा? लॉ मेकर बोलता है यस यस। अब देखो 20,000 का है ना, और एक्विजिशन के लिए है, तो एक्विजिशन के लिए एसओपी में लिमिट कितना है? 2 लाख, और यहां तो कोई लिमिट ही नहीं है, 20,000 ही है ना, तो मुझे मिल जाएगा। ध्यान से, इंटरेस्ट का डिडक्शन ड्यू और पेड किसी भी बेसिस पे मिल जाता है, लेकिन याद करो लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, म्युनिसिपल का टैक्स का डिडक्शन ओनली पेड बेसिस पे मिलता है। पे करोगे तो यहां पे इंटरेस्ट ड्यू हो या पेड हो, दोनों बेसिस पे आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। थर्ड समझ में आया? चलो नेक्स्ट, इंटरेस्ट टेकन ऑफ mortgage of one house and use it in business and profession। BNP का फुल फॉर्म है बेटा बिजनेस एंड प्रोफेशन। हमने इंटरेस्ट लिया अपने घर को गिरवी रख के, ठीक है, हमने लोन जो लिया अपने घर को गिरवी रख के, और उस लोन का इस्तेमाल कहां किया? बिजनेस में। तो बताओ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा? हमने क्या बोला था, इंटरेस्ट का डिडक्शन तब मिलेगा जब एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर्स होगा। तो इंटरेस्ट का डिडक्शन ना तो यहां मिलेगा ना तो यहां मिलेगा। आ रही है बातें समझ में? पक्का? तो हमने क्या बोला, इंटरेस्ट टेकन ऑफ मोर्टगेज ऑफ वन हाउस, हमने एक घर को गिरवी रखा, उससे लोन लिया, और उस लोन का इस्तेमाल कहां कर रहे हैं? बिजनेस एंड प्रोफेशन में, और फिर उसके ऊपर क्या पे कर रहे हैं? इंटरेस्ट। तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। आ रही है बातें समझ में? पक्का? रफ करूं यहां तक? ठीक है, चलो अब ध्यान से बेटा, एक पहले मैं लॉ समझाता हूं, फिर उसके बाद हम इसकी और डिस्कशन करेंगे। सवाल ये उठा कि सर लोन कहां से लोगे? तो लोन लेना है आपको बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। लोन कहां से लेना है? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है सर, क्या हम लोन आउटसाइड इंडिया से ले सकते हैं? लॉ मेकर ने बोला यस, ले तो सकते हो। आउटसाइड इंडिया से अगर तुमने लोन लिया और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करोगे उसका भी डिडक्शन मिलेगा, लेकिन कंडीशन है कि उसके ऊपर टीडीएस कटा होना चाहिए। एग्जांपल देखो, मान लो मिस्टर एक्स, इसने एक होम लोन लिया, ठीक है, कहां से? कोई बेटा बैंक है यूएसए की, ठीक है, यूएसए की बैंक से इसने क्या लिया? होम लोन लिया, ठीक है। अब मिस्टर एक्स जो है वो क्या पे करेगा बेटा? इंटरेस्ट पे करेगा। तो ये इंटरेस्ट यूएसए की बैंक के लिए क्या माना जाएगा? इनकम।
और ये इनकम जा कहां से रही है? इंडिया से। तो मिस्टर यूएसए की बैंक को इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा? टैक्स। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या इंडियन गवर्नमेंट यूएसए जाएगी टैक्स वसूल करने के लिए? नहीं ना। तो हमारी गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मिस्टर एक्स को क्या बोला कि भैया एक काम कर, जब तू बैंक को क्या पे करेगा इंटरेस्ट, तो उसमें से क्या डिडक्ट कर लेना? डिडक्ट टीडीएस कर लेना। अगर तूने डिडक्ट किया टीडीएस, देन इट इज एक्सपेंस एंड अलाउडेड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। ठीक है, अगर तूने टीडीएस डिडक्ट किया तो इसको मैं अलाउ करूंगा। मतलब मान लो मिस्टर एक्स ने बैंक को 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे किया, एग्जांपल ले रहा हूं। गवर्नमेंट ने ये बोला था मिस्टर एक्स को कि भैया इसके ऊपर 10% टीडीएस काट लियो। तो 10% टीडीएस बेटा कितना हुआ? 10%। अगर टीडीएस की बात करूं तो 10,000 का 10% 1,000। तो बोला 1,000 टीडीएस काट के बैंक को सिर्फ कितना पे करना? तुम 9,000 पे करना। ठीक है, अब मिस्टर एक्स ने ये 1,000 रुपया अगर नहीं काटा तो ये मुझे बताओ मिस्टर एक्स के लिए खर्चा कितना है? इंटरेस्ट कितना पे करा? 10,000 ना। बोला मिस्टर एक्स अगर तूने ये 1,000 रुपए टीडीएस नहीं काटे ना तो ये 10,000 तेरा खर्चा नहीं मानूंगा और उसको यहां पे माइनस नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन अगर तूने ये टीडीएस काट लिया तो इसको खर्चा मानूंगा और तुझे एक्सपेंस का बेनिफिट दूंगा। समझा? लेकिन अगर मान लो मिस्टर एक्स ने टीडीएस तो काटा लेकिन जमा नहीं किया, अगेन बिजनेस एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। टीडीएस काटना भी और गवर्नमेंट को जमा भी करना। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई मैं यूएसए जाके टैक्स वसूल नहीं कर सकता, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी तुझे दे रहा हूं कि तू टैक्स काट के फिर उसको पैसा दे, और जो भी तू टैक्स काट रहा है अपने पास नहीं रखना है, मुझे लाके जमा कर दियो। अगर ऐसा तूने किया तो जो भी इंटरेस्ट तूने आउटसाइड इंडिया पे किया है ना, वो तेरा क्या माना जाएगा? बिजनेस एक्सपेंस, और उसको मैं माइनस करने दूंगा हाउस प्रॉपर्टी में से, वो तेरा एक्सपेंस माना जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट? पक्का? चलो अब इसी के ऊपर बेटा हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ध्यान से, क्वेश्चन क्या है लिखो। क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक ऑफ यूएसए रुपीज 30,000 and TDS not deducted. LOP हाउस और SOP हाउस। बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक यूएसए 30,000 का इंटरेस्ट हमने पे किया है और TDS हमने डिडक्ट नहीं किया। बताओ डिडक्शन मिलेगा? तो हम क्या बोलेंगे सर, ना तो इधर मिलेगा और ना ही यहां मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, interest on loan taken from bank of USA rupees 90,000 TDS deducted but not paid in government account। बताओ क्या इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज नो सर, क्योंकि आपने टीडीएस तो काटा लेकिन गवर्नमेंट को टीडीएस का पैसा जमा आपने नहीं किया, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। समझ में आया? पक्का? नेक्स्ट पॉइंट, लोन टेकन रुपीज 10 लाख ऑन 1st July 1984 for self-occupied property, SOP, self-occupied property. Loan taken rupees 10 lakh on 1st July 1984 for self-occupied property at the rate of 10% per annum. Find out interest allowed as
डिडक्शन। बताओ कितना इंटरेस्ट डिडक्शन मिलेगा? आप क्या बोलोगे? और ये भी लिख देता हूं, लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस। हमने जो एसओपी है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, उसके एक्विजिशन में इस लोन का इस्तेमाल किया। बताओ कितने इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा? 30,000। क्यों बेटा? क्योंकि कंडीशन नंबर 1 फेल कर गया। कंडीशन नंबर 1 फेल क्या था? 1 अप्रैल 1999 को या उसके बाद लोन लोगे। समझ में आ रहा? तो देखो एलओपी होगा तो पूरा मिलेगा। कितना है अमाउंट? 10 लाख का 10%, यानी 1 लाख पूरा मिलेगा। और एसओपी होगा तो ओनली 30,000। एसओपी होगा तो ओनली 30,000। समझ में आ रहा है या नहीं? एलओपी में पूरा मिलेगा और एसओपी में ओनली 30,000 मिलेगा। क्रिस्टल क्लियर हुआ इंटरेस्ट वाला पॉइंट? अच्छे समझ में आ गया इंटरेस्ट का कैलकुलेशन? तो ऐसे ही बेटा आपको इंटरेस्ट का क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब एक पूरा बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं फुल। ठीक है, उसमें हम सारे कंसेप्ट को डील करेंगे। जीएवी, एनएवी, डिडक्शन, अनरिलाइज रेंट, सब डील करेंगे। चले? रफ करूं? चलो क्वेश्चन लिखिए बेटा। मिस्टर एक्स ओनर ऑफ हाउस। मिस्टर एक्स है बेटा ओनर। म्युनिसिपल वैल्यू है बेटा 12 लाख। फेयर रेंटल वैल्यू 14 लाख। स्टैंडर्ड रेंट 10 lakhs। एक्चुअल रेंट रिसीव 2 lakhs पर मंथ। एक्चुअल रेंट रिसीव 2 लाख पर मंथ। हाउस लेट आउट फॉर होल ईयर। हाउस लेट आउट फॉर होल ईयर। लोन taken for construction of house। अरे 14 है भाई, आधा ऊपर से खुला हुआ नहीं दिख रहा क्या? 19 कैसे होता है? ऐसे होता ना। और मैंने क्या लिखा है? ऐसे लिखा है ना। अब पूरा राउंड भी नहीं किया था मैंने। लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस on 1st July 2019 rupees 30 lakh and construction is completed on 31st December 2021. Construction is completed on 31st December 2021. There is a unrealized rent of 1617 rupees 2 lakh. There is an unrealized rent of 1617 rupees 2 lakh which was allowed in 1617 only rupees 80,000. Only rupees 80,000.
अनरियलाइज्ड रेंट recovered on 17th July 2021 rupees 1,80,000 in lump sum consideration of rupees 2 lakh, lump sum consideration of rupees 2 लाख। जो हमारा ये 2 लाख का अनरियलाइज रेंट था उसमें से रिसीव कितना हुआ 1,80,000। आपको बोल रहा है कैलकुलेट टोटल इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी फॉर प्रीवियस ईयर 21-22। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन है बेटा। अब इसे यहां तक आ रहा है पूरा या और ऊपर रेफ्रेश करो ना, ये सर करनी है। हाँ सर आ रहा है यहाँ नहीं पूरा ऊपर। बस चलो अब ध्यान से बेटा सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले हमें घर कौन से कैटेगरी का है, पूरे साल लेट आउट है, तो हमने पूरे साल लेट आउट का जीएवी निकालने का फॉर्मूला क्या था। जीएवी कैसे निकालते थे, म्युनिसिपल वैल्यू, हमारा म्युनिसिपल वैल्यू बेटा 12 लाख दे रखा है। फेयर रेंटल वैल्यू, हमारा फेयर रेंटल वैल्यू 14 लाख दे रखा है, विच एवर इज हायर, तो यहाँ पे 14 लाख आ गया। उसको कंपेयर करते थे स्टैंडर्ड रेंट से, वो हमारा 10 लाख दे रखा है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे विच एवर इज लोअर, तो हमारा 10 लाख आ गया। फिर एक्चुअल रेंट रिसीव आपका 2 लाख पर मंथ है, तो मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना आ गया 24 लाख। और फिर इन दोनों को कंपेयर करते थे, इन दोनों को विच एवर इज हायर, यानी 24 लाख, तो यही 24 लाख आपका क्या आ गया बेटा जीएवी। आया समझ में? तो यहीं पे मैंने आपको वर्किंग नोट दिखा दिया, जीएवी कैसे निकाला हमने। ठीक है, समझ में आया सबको? फॉर्मूला याद है नहीं है या भूल गए? सर सदियों की पहले की बात थी, भूल गए हम तो। याद है। अब इसमें से लेस क्या करेंगे हम, म्युनिसिपल टैक्स पेड, म्युनिसिपल टैक्स पेड। क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं ना, तो यहां पे क्या लिख देंगे नील। म्युनिसिपल टैक्स तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, समझा? या अपने मन से कुछ भी ठोक देंगे, इंफॉर्मेशन ये तो क्या ठोकू मैं, करेक्ट है। फिर लेस क्या करते हैं बेटा, अनरियलाइज्ड रेंट है क्या इंफॉर्मेशन, हमारा कोई अनरियलाइज रेंट है? ओ बेटा इस साल 21-22 का कोई अनरियलाइज रेंट है? ये तो अनरियलाइज रेंट 16-17 का दे रखा है जो रिकवर हुआ है, उसका ट्रीटमेंट यहां थोड़ी करेंगे, तो वो भी क्या आएगा नील आएगा। अब मेरा और कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रखा, तो ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा एनएवी, कितना आ गया एनएवी 24 लाख आ गया मेरा एनएवी। अब तू एनएवी में से लेस क्या करेगा बेटा, डिडक्शन, कौन से सेक्शन का, अंडर सेक्शन 24 का। क्लॉज ए का डिडक्शन क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनएवी। तेरा एनएवी कितना है 24 लाख, उसका 30% कितना आएगा 7,20,000। ये हम लेस कर देंगे, समझ में आ रहा? अब हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ पूछो रोशनी, कुछ तो डाउट है पक्का? अब हम क्या निकालेंगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये आ रहा नहीं ये पोर्शन हाँ सर, यहां तक? नहीं थोड़ा और, हाँ बस। यहां पे बेटा वर्किंग नोट बना रहा हूं, किसका, इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट ऑन लोन का। ठीक है, ध्यान से बेटा देखना।
हमने लोन लिया था, लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन 1 जुलाई 2019। क्या हमारे क्वेश्चन में लोन के इस्तेमाल का डेट दे रखा है? नहीं सर। नहीं ना, नहीं दे रखा ना। क्या हमारे क्वेश्चन में कहीं भी ये लिखा हुआ है कि हमने लोन पे कर दिया? नहीं ना। इसका मतलब क्या है कि हमें लोन टेकन से शुरुआत करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले क्या निकालना है? पीसीपी, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। लोन कब लिया था तूने? 1 जुलाई 2019 को। और खत्म कब करोगे? जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे पहले वाली 31 मार्च। तो क्या आएगा? 31 मार्च 2021, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन 31 दिसंबर को कंप्लीट हुआ है। तेरा लोन अमाउंट कितना है बेटा? 30 लाख का लोन अमाउंट है, मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कितने? इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? अच्छा लिखा नहीं है मैंने, आगे लिख देते हैं। एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% पर एनम। तो 10% ले लिया हमने, मल्टीप्लाइड बाय, अब यहां से यहां तक का बेटा बताओ पीरियड कितना आया? जुलाई, 1 जुलाई 2019 से लेके 31 मार्च 2021 तक। तो देखो पीरियड में कैसे निकाल रहा हूं। 2019 में कितने महीने? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना। 2020 में कितना महीना? 12 महीना। और 2021 में कितना महीना? 3 महीना। यहां से यहां तक का पीरियड मैंने निकाला, टोटल कितना हो गया बेटा? 21 डिवाइडेड बाय 12, 21 डिवाइडेड बाय 12। बताओ कैलकुलेशन करके कितना आया? 5,25,000। मेरा टोटल इंटरेस्ट आ रहा है बेटा 5,25,000 डिवाइड बाय 5, क्योंकि ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है, 5 सालों में मिलेगा। कितना आया? 1,05,000। ठीक है। अब बताओ इसका ईएमआई कहां से शुरू होगा? जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। कौन से साल में कंप्लीट हुआ? 21-22 में। तो पहला ईएमआई कब मिलेगा? 21-22, फिर 22-23, 23-24, 24-25 और 25-26, यही मिलेगा। लेकिन अपन को सिर्फ किसका निकालना है? 21-22 का। तो हमारे लिए काम का ईएमआई तो सिर्फ ये वाला है। करेक्ट है। अब मुझे बताओ क्या हमने लोन का पैसा वापस किया? नहीं किया ना लोन का पैसा वापस। इसका मतलब अभी तक जो हमने इंटरेस्ट निकाला है वो 31 मार्च 2021 का निकाला है। लेकिन हमें कौन से साल की इनकम निकालनी है? 21-22 का। तो हमें इस साल का भी इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर 21-22 का। ठीक है। कितना मेरा लोन अमाउंट है? 30 लाख है, मल्टीप्लाइड बाय सीधा 10% यानी 3 लाख। ठीक है। तो मुझे बताओ ये मेरा 3 लाख और यहां पे पहला ईएमआई 1,05,000। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 4,05,000। आ रही है बातें समझ में या नहीं? तो यहां पे लिख देता हूं बेटा 3 लाख जो मैंने इंटरेस्ट है प्लस 1,05,000। 3 लाख किसका है? प्रीवियस ईयर का, और 1,05,000 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 4,05,000। करेक्ट है। अब बताओ 24 लाख में से बेटा माइनस करो जरा, 7,20,000 और 4,05,000 माइनस करो। 12,75,000 का आपका क्या आया बेटा? इनकम। अब ध्यान से 12,75,000 का क्या आ गया? इनकम। अभी तक हमारा इसका कैलकुलेशन हमने अभी तक नहीं किया है। 2 पॉइंट अभी हमारे एडजस्टमेंट बाकी है, बाकी सारे हमने कर दिए। करेक्ट है। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे? एड क्या? अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड। आ रहा है ये? अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड। ध्यान से अब कैलकुलेशन जरा देखना। अगेन यहां पे वर्किंग नोट में समझा रहा हूं बेटा। हमारा अनरियलाइज्ड रेंट 16-17 का कितना है? 2 लाख। ये आ रहा है ना ऊपर वाला पोर्शन? सर ये साइड कर दो ना, ये पूरा खाली है।
वर्किंग नोट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। ध्यान से देखना बेटा, मेरा अनरियलाइज रेंट 16-17 का कितना था? 2 लाख। ठीक है, मुझे 16-17 में गवर्नमेंट ने सिर्फ कितने का बेनिफिट दिया? 80,000 का, यानी 1,20,000 मेरा आउटस्टैंडिंग था। मैं बोला आने वाले सालों में ले लूंगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, 21-22 में, कौन से डेट को बेटा? 17 जुलाई 2021 को मेरा जो टेनेंट था वो मुझे कितना पैसा वापस करके चला गया? 1,80,000 वापस करके गया। और क्या बोला? फुल सेटलमेंट। बोला ना कि भाई 2 लाख का पूरा सेटलमेंट हो गया, 1,80,000। एक बात मुझे बताओ, मेरा डूबा कितना था? 2 लाख। मुझे रिकवर कितना हो गया? टेक्निकली मेरा डूबा कितना? 20,000। 20,000 डूबा ना, लेकिन अपन ने डिडक्शन कितने का ले चुके हैं? 80 का। डिडक्शन कितने का ले चुके हैं? 80 का। तो मेरा अभी डिडक्शन कितने का ज्यादा मैंने ले लिया? 60,000 का। तो मेरा अनरियलाइज रेंट कितना रिकवर्ड मान लिया जाएगा बेटा? 60,000। समझ में आ रहा? 2 लाख का मेरा पैसा डूबा, 2 लाख रुपीज मेरा डूबा, लेकिन गवर्नमेंट ने डिडक्शन सिर्फ कितने का दिया मुझे? 180 का। मेरा रेंट रिकवर कितना हो गया? 1,80,000, लेकिन गवर्नमेंट ने 1,80,000 का दिया, तो मेरा टेक्निकली डूबा कितना? ओनली 20,000। गवर्नमेंट ने डिडक्शन कितने का दे चुका है? 80,000 का। तो मेरा अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड कितना हो गया? 60,000। ठीक है, अब बेटा टेक्निकली एक बात को और इमेजिन करो, मेरा ये जो रेंट रिकवर हुआ है कब रिकवर हुआ है? 17-18 में, सॉरी 21-22 में। अब कोई बच्चा दिमाग में ये गम लेके बैठा होगा, क्या? ध्यान से सुनो सर, एक बात बताओ, अनरियलाइज रेंट रिकवर तो 180 हुआ ना, तो आप यहां पे 180 लिखो ना। आप ये फालतू का इतना चिंदीगिरी क्यों कर रहे हो? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ऐसे बहुत बच्चे इस क्लास में बैठे होंगे जिसके दिमाग में ये वाली दुर्घटना पक्का चल रही होगी कि सर 180 जब रिकवर हुआ तो सीधा आप 180 लिखो ना। एक बात मुझे बता बेटा, मैं सीधा 180 तब लिख देता जब गवर्नमेंट ने पूरा 2 लाख का डिडक्शन मुझे 16-17 में दे दिया होता। वो बातें समझ में आ रही? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं भाई? गवर्नमेंट ने मुझे 16-17 में 2 लाख का डिडक्शन था ना मेरा, तूने दिया कितना मुझे? 180 ही ना। तो उस साल मेरा इनकम तो ज्यादा टैक्स लग गया ना। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? उस साल मेरी इनकम ज्यादा टैक्स लग गई ना। अब अगर 21-22 में मेरा 180 रिकवर हो रहा है, 180 मेरा रिकवर हो रहा है, इसका मतलब ये पैसा तो ऑलरेडी मेरा टैक्स लग चुका है ना। अभी आपके अकॉर्डिंग से मेरा रिकवर, आपके अकॉर्डिंग से मेरा टैक्स कौन सा वाला नहीं भरा था मैंने, तो बस ये 60,000, क्योंकि मैंने डिडक्शन आपसे कितने का ले लिया था? 80 का, जबकि मेरा डिडक्शन सिर्फ कितने का मिलना चाहिए था? 20 का, लेकिन मैंने कितने का ले लिया? 80 का, तो इसलिए मैं 60 के ऊपर आपको टैक्स दूंगा। टेक्निकली बातें समझ में आई? दिमाग में इन चीजों पे दिल मत लगा लेना। और खासकर बहुत सारे बच्चे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हो, ठीक है, उसको तो इग्नोर करना बिल्कुल, वो नॉनसेंस पंक्ति चल रही होती उधर, ठीक है, नाटक इसको नहीं करना है। समझ में आया मैंने टेक्निकली क्या बताया? कि भाई तुम सीधा 180 यहां पे नहीं लगा सकते टैक्स। क्यों? क्योंकि तेरा ऑलरेडी ये अमाउंट टैक्सेबल है। हाँ, 180 में तब लगा देता जब गवर्नमेंट ने पूरा 2 लाख का डिडक्शन मुझे 16-17 में दिया होता। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या मुझे 2 लाख का डिडक्शन दिया 16-17 में? नहीं ना, सिर्फ कितने का दिया? 80,000 का। समझा? चलो अब बेटा बताओ, याद करो मैंने क्या बताया था? जब भी तुम्हारा अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड होगा उसमें से क्या मिलेगा तुझे? लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%। क्यों बेटा? क्योंकि अगर मेरा ये वाला अमाउंट मैं यहां पे ऐड करता तो मुझे 30% मिलता ही ना। तो अब यहां से लेस क्या कर दूंगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ किसका? अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड का। बताओ कितना अमाउंट आएगा? वो 18,000। तो ये लेस कर दूंगा, बताओ कितना आया अमाउंट? 42,000। अब ऐड कर दीजिए, इसको ऐड करना है बेटा, लेस मत कर देना, ऐड करना है। तो बताओ इनकम कितना आ गया? इनकम
फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 13,17,000। ये पूरा आया ना अभिषेक? पूरा समझ में आया नहीं आया? पक्का? अभी भी किसी का माइंड में अगर अनरियलाइज रेंट में कोई डाउट है पूछ लो। आपको समझ में आया? आपका नाम क्या भूल गया मैं? रियाज। पूरा क्लियर हुआ अच्छे से? ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में वेटेज रखता है 5 मार्क्स का, 5 to 8 मार्क्स में आएगा पूरा फुल फ्लैश, जिसमें हमने अनरियलाइज रेंट की भी बात कर ली। और एक बात और, हमने सर यहाँ पे अनरियलाइज रेंट माइनस क्यों नहीं किया? क्या मेरा 21-22 का कोई अनरियलाइज है क्या क्वेश्चन में? नहीं ना। ये तो अपन का अनरियलाइज 16-17 का दे रखा है, जिसका रिकवरी हो रहा है 21-22 में। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए अपन ने ट्रीटमेंट सबसे लास्ट में किया। सर 2 लाख में से कितने का ये हम लोग को डिडक्शन मिला था? 80,000 का, यानी 120 मेरा टैक्स लग गया। हाँ। तो जब मैं ऑलरेडी टैक्स लग चुका 120, तो मैं दोबारा 180 को क्यों टैक्स लगाऊं? फिर तो मेरा डबल टैक्सेशन हो जाएगा ना। हाँ। टैक्स कितने अमाउंट के ऊपर नहीं लगा था, तो भाई जो डिडक्शन मिला था, ठीक है, लेकिन डिडक्शन जो मिला उसमें भी तो मेरा 20,000 डूबा ही ना, क्योंकि वो क्या बोल रहा भाई 180 फुल सेटलमेंट। तो मेरा कितने अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं लगा था? ओनली 60,000। तो यहां पे 60,000 और लेस क्या कर दिया? 30% ऑफ दैट 60,000। अभी कोई डाउट नहीं आना चाहिए बेटा इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे। सीएमए की इंस्टीट्यूट से एक ही क्वेश्चन मुझे आज तक जो मेरे दिल को छुआ है वो क्वेश्चन अभी करवाने वाला हूं। एक ही क्वेश्चन मुझे अभी तक इनका भाया। बस ये क्वेश्चन कर लेंगे अपन को, इंटरेस्ट की सारी कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। अब नया वाला मॉड्यूल किसी के पास नहीं है जिसका अभी नया आया हो? ये तो 2 जनवरी 2021। तुम्हारा एडिशन बताओ कितने का है? जनवरी का ही है? जनवरी ही है? रीप्रिंट मार्च रीप्रिंट है ना? हाँ दिखाओ। हाँ रीप्रिंट है। नहीं अलग रहेगा सर। एग्जाम में तो ARR से लेस करेंगे ना, अनरियलाइज्ड। ओ बेटा यहाँ पे अनरियलाइज तब होता ना। होता हाँ तो, हाँ ऐसा। सेम है। डन बेटा, चलूं? सबका डन? अलग 11 सेम है। बड़ा वाला, ये वाला वीकेंड पीरियड वाला किया था सर। जब कंपेयर करने की बारी आएगी एक्चुअल रेंट में, तो वीकेंड पीरियड लेस करके कंपेयर करना ना स्टैंडर्ड रेंट से भी। एज पर इंस्टीट्यूट वही करना पड़ेगा। रफ कर दो। चलिए अब हम बेटा एक और क्वेश्चन करेंगे इंटरेस्ट के ऊपर। चलिए क्वेश्चन लिखिए बेटा फटाफट, शांत शांत क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि आपको इंटरेस्ट निकालना है आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है बेटा। कौन से प्रीवियस ईयर का? असेसमेंट ईयर 16-17 से लेके 21-22 तक के असेसमेंट ईयर का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कहां से कहां तक? 16-17 से लेके 21-22 का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। लिखते जाओ, क्वेश्चन लिखते जाओ। लोन को बेटा हमने लिया है लोन टेकन। लोन का इंफॉर्मेशन दे रखा है आपको 1 Jan 2012 को।
5 लाख का, 5 लाख का हमने लोन ले रखा है और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है, कंस्ट्रक्शन हमने स्टार्ट किया है, कब स्टार्ट किया है? 1 अगस्त 2012 को, 1 अगस्त 2012 को। कंस्ट्रक्शन बेटा कंप्लीट हुआ है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 31 मार्च 2017 को, 31 मार्च 2017 को, ठीक है। और क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दे रखा है कि हमने लोन का कुछ रीपेमेंट किया है, लोन का रीपेमेंट हुआ है बेटा। अब ध्यान से लोन के रीपेमेंट का डेट देखो, 1 अप्रैल 2013 को लोन के रीपेमेंट हुआ है 1 लाख रुपीस का, 1 लाख रुपए का हमने लोन का रीपेमेंट कर दिया। 1 अप्रैल 2016 को हमने अगेन 1 लाख रुपीस का रीपेमेंट किया है। 1 अप्रैल 2019 को अगेन हमने 1 लाख रुपीस का रीपेमेंट किया है और 1 जुलाई 2020 को हमने अगेन 1 लाख रुपीस का रीपेमेंट किया है। आपको बोल रहा है कैलकुलेट कर दीजिए मुझे इंटरेस्ट, कहां से कहां तक का? 16-17 असेसमेंट ईयर से लेके 21-22 का। अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं तो 15-16 प्रीवियस ईयर से 20-21 का, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा सॉल्यूशन की। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में पीसीपी निकाल लेते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बताओ कहां से कहां तक आएगा? फर्स्ट कंस्ट्रक्शन कहां से स्टार्ट हुआ बेटा? 1 अगस्त से, 1 अगस्त 2012 से लेके, ध्यान से, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ? 31 मार्च 2017, तो हम कहां तक लेंगे? 31 मार्च 2016, करेक्ट है? समझा? हमने लोन का डेट क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट का डेट दे रखा है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट से लेके 31 मार्च 2016 तक ले लिया, करेक्ट है? चलो अब बेटा मुझे बताओ कितने का लोन अमाउंट है तुम्हारा? अब ध्यान से देखना बेटा, यहां से यहां तक का अपन को इंटरेस्ट निकालना है। अब देखो क्या इस बीच में हमने लोन का रीपेमेंट किया है क्या? हाँ सर किया है ना, 1 अप्रैल 2013 को किया है, फिर 1 अप्रैल 2016 को किया, लेकिन 1 अप्रैल 2016 तो इसके बाद आ रहा है ना, तो हमने इस बीच में सिर्फ एक पेमेंट किया है 1 अप्रैल 2013 को। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे 1 अगस्त 2012 से लेके 31 मार्च 2013 तक का, ठीक है। कितना अमाउंट है बेटा? 5 लाख है ना, सीधा सीधा 5 लाख का कितना परसेंट? 12%। कितने महीने के लिए? अगस्त से लेके मार्च, कितना हो गया? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, यानी 8 मंथ्स। जल्दी बताओ कितना आया? 5 लाख का 12% 8 मंथ्स के लिए कितना आया? 40,000। करेक्ट है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं ना? अब ध्यान से, अब अपन इंटरेस्ट कहां से निकालेंगे बेटा? 1 अप्रैल 2013 से लेके, मुझे बताओ अब इस बीच में हमने कोई पेमेंट किया क्या? नहीं ना, तो मैं इकट्ठा एक साथ ही निकाल देता हूं 31 मार्च 2016 तक। कोई पेमेंट नहीं किया ना इस बीच में, तो मैं इकट्ठा इंटरेस्ट निकाल देता हूं। कितने का अमाउंट मेरा बचा बेटा? 1 लाख तूने पे कर दिया ना, तो अब अमाउंट कितने का बचा? ओनली 4 लाख का, है ना। 1 अप्रैल को तूने 1 लाख पे कर दिया ना, तो अमाउंट कितना बचा? 4 लाख। 12% कितने महीने, कितने सालों के लिए? 13 से 16, कितने साल हो गए? 3 साल हो गए, हो गए ना बेटा? हुआ या नहीं हुआ 3 साल? तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4 लाख का 12% यानी 48,000। 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1,24,000, सॉरी 1,44,000।
क्या हो गया? 1,44,000 आ रहा? समझा मैंने कैसे निकाला? 4 लाख का 12% सीधा 3 सालों के लिए, करेक्ट है? बताओ टोटल अमाउंट कितना आ गया? 1,84,000 डिवाइडेड बाय कितने EMI? 5 EMI। तो EMI कितने का बनेगा? 36,000 का ना। 1,84,000 डिवाइड बाय 5 करो, 36,800 का EMI हमारा बना। यहां तक किसी को कोई डाउट? मुझे बताओ अपन ने इंटरेस्ट कहां तक निकाल लिया? 31 मार्च 2016, लेकिन हमें कहां से कहां तक का बोल रहा है? 20 से 21 तक का पूरा इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो देखो वो तो असेसमेंट ईयर बोल रहा है ना, लेकिन अपन इंटरेस्ट किसका निकालेंगे? प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 और 19-20, करेक्ट ना? चलो ध्यान से, अब यहां पे कैलकुलेशन बहुत ही आराम से देखना। हम पहले बात कर रहे हैं पीसीपी का और फिर बात करेंगे प्रीवियस ईयर का, ठीक है? 15-16 में क्या मुझे पीसीपी मिलने वाला है? ध्यान से, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? 31 मार्च 2017। कौन से प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ? 16-17 में हुआ या नहीं हुआ? तो क्या हमें 15-16 में पीसीपी मिलेगा? नहीं ना, नहीं मिलेगा ना। कब मिलेगा? 16-17 में। तो कितना? 36,000। एक काम करते हैं, आपका असेसमेंट ईयर ही लेता हूं तो आपको सिंपल समझ में आ जाएगा, ठीक है? 16-17 से लेते हैं। कौन कौन सा? 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 और 21-22 आपके हिसाब से, ठीक? पक्का? अब बताओ, अब सोच के बताओ, क्या मुझे 15-16 में मिलेगा? 16-17 में मिलेगा? ना, नहीं मिलेगा ना। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? नील। यहां पे मिलेगा? यस सर मिलेगा। यहां पे मिलेगा, यहां पे मिलेगा। पहले एक बार साल लिख लेते हैं। यहां पे कौन कौन से साल थे? 16-17 पहला हो गया, 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21, है ना? कंस्ट्रक्शन को 17 की जगह 18 कर दो ना। कौन सा? क्यों 18 करूं? ये 16-17 ही होगा ना। हाँ तो 16-17 में मिलेगा ना। तो फिर 16-17 में मिलेगा। अरे भाई असेसमेंट ईयर है। नहीं तो छोड़ो, तुम लोग ऐसे कंफ्यूज हो गए। इधर नील कैसे आएगा सर? देखो अपन अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमारा पीसीपी 16-17 में मिलेगा, 17-18 में मिलेगा, 18-19 में मिलेगा, 19-20 में मिलेगा और 20-21 में मिलेगा। हमें इतने ही साल का पूछ रखा है। तो 36,800, 36,800, 36,800, 36,800, 36,800, यहाँ तक मिला। अब आते हैं बेटा हम किसके कैलकुलेशन पे? प्रीवियस ईयर। एक बात मुझे बताओ, हमने यहाँ तक का इंटरेस्ट निकाला है, हमें किसका निकालना है? 16-17 का, 16-17 का। 16-17 में तुमने कितना पैसा पे किया? 1 लाख। कब पे किया? बिगिनिंग में ही ना। तो इसका मतलब अमाउंट तुम्हारा कितना बचा? ओनली 3 लाख, क्योंकि 16-17 तक तुम्हारा लोन अमाउंट कितना बचा था? ओनली 4 लाख ना। तो 3 लाख, 3 लाख का सीधा 12% कितना आ जाएगा? 36,000। अब मुझे बताओ, क्या तुमने 17 में कुछ पे किया? नहीं ना। तो 17 का भी सेम अमाउंट आएगा। फिर 18-19 में कुछ पे किया? नहीं ना। तो सेम अमाउंट आएगा। लेकिन 19-20 में तुमने पे कर दिया 1 लाख, तो हम क्या करेंगे? 19-20 में कितने पे निकालेंगे? 2 लाख पे, उसका 12%। कितना आ जाएगा? 24,000। और उसके बाद हमारा कौन सा बचा? 2021। ध्यान से, 2021 में तुमने 1 लाख पे किया है जुलाई में। जुलाई में, इसका मतलब क्या है? अप्रैल, मई, जून, 3 महीना 2 लाख पे। तो 2 लाख का 12%, 3 डिवाइडेड बाय 12, और बाकी के 1 लाख का 12%, 9 डिवाइडेड बाय 12। समझ में आ रहा भाई? 1 लाख कब पे किए तूने? जुलाई में ना। तो इसका मतलब अप्रैल, मई, जून 2 लाख पे ही लगेगा ना। समझा या नहीं समझा? ये अमाउंट कितना है बताओ? 6,000 और ये वाला 9,000 आएगा। ये 9,000। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया बेटा?
15,000 कौन से साल का? 21, 22 का। अब अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, तो बताओ 16, 17 का ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट कितना आ गया? 72,800। यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ पे 60,000, एक मिनट, 60,800 और यहाँ पे 51,800। ये आपका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है इस सम का। आया समझ में या नहीं? पक्का? कोई डाउट? कंपलसरी समझ में आ गया पूरा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 5 नंबर के वेटेज में आएगा। एक नंबर। यस, आ गया समझ में? पक्का? चलो अब मेरी कुछ बातों को पहले सुनो। हमने ये जो टॉपिक पढ़ा ये किस चीज का पढ़ा है बेटा? ओनली इंटरेस्ट का। अब लॉ मेकर क्या बोलता है कि बेटा हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी, उसका एनएवी क्या होता है? नील। एनएवी क्या होता है? नील। अब एनएवी अगर नील होगा तो मुझे बताओ 30% का डिडक्शन मिलेगा? नहीं, स्टैंडर्ड तो मिल ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि नील का 30% आएगा ही कितना? नील आएगा। नील का 30% क्या आएगा? नील ही आएगा। लेकिन बेटा इंटरेस्ट अगर मैं पे करूंगा तो मेरे लिए क्या होगा? लॉस होगा या नहीं होगा? इंटरेस्ट पे करूंगा तो मेरे लिए क्या होगा? लॉस। तो मुझे बताओ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस से मैक्सिमम लॉस कितना आ सकता है? 2 लाख का। मैक्सिमम लॉस कितना आ सकता है? 2 लाख का, क्योंकि 2 लाख के इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे, और नहीं होंगे तो 30,000 का लॉस होगा। समझ में आ रहा? अब लॉ मेकर ने ये बोला है, अपन ने अभी जो कैलकुलेशन किया वो क्या बोला? लेट आउट प्रॉपर्टी पे इनकम होगा तो टैक्स लगेगा, लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड पे लॉस होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो लॉस का हमें क्या मिलेगा? बेनिफिट। तो जो भी लॉस आएगा आपको सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी से, और लॉस क्यों आ सकता है? जब तुमने घर लोन पे लिया होगा, अगर लोन पे नहीं लिया होगा तो नो लॉस। समझ में आ रहा? तो जो भी लॉस तुम्हारे सेल्फ ऑक्युपाइड का होगा वो हम लेट आउट से क्या कर देंगे? सेट ऑफ, जितना चाहो उतना। लेकिन अगर तुम हाउस प्रॉपर्टी के लॉस का सेट ऑफ दूसरे हेड से चाहते हो, लाइक सैलरी वाले हेड से, बिजनेस के हेड से, तो मैक्सिमम कितना मिलेगा? 2 लाख। समझा मैंने क्या बोला? मान लो तुम्हारे लुधियाना वाले घर से लॉस हो गया, क्योंकि लुधियाना वाला घर सेल्फ ऑक्युपाइड है, और तुम्हारा मुंबई वाला घर और जम्मू वाला घर है वो लेट आउट है। तो जम्मू वाले घर और मुंबई वाले घर की जो लेट आउट की इनकम आएगी उसमें से क्या कर दूंगा? लुधियाना वाले घर का लॉस सेट ऑफ। क्यों? क्योंकि मैंने लुधियाना वाला घर लोन लेके बना रखा है। समझ में आ रहा? तो लॉ मेकर क्या बोलता है कि अगर तुम्हें हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस होता है तो एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हाउस प्रॉपर्टी से जितने भी लिमिट तक चाहो उतना सेट ऑफ कर सकते हो। समझा? लेकिन अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तुम दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ करना चाहते हो तो मैक्सिमम कितना? 2 लाख तक। मैक्सिमम कितना बेटा? 2 लाख तक। समझ में आ गया? लेकिन अगर तूने नया वाला टैक्सेशन रेट्स यूज किया है 115 BAC वाला, तो फिर तुम्हें 2 लाख का सेट ऑफ नहीं मिलेगा अदर हेड से। अदर हेड से सेट ऑफ नहीं मिलेगा, सिर्फ इंट्रा हेड मिलता है, इंटर हेड वहां पे मिलेगा ही नहीं। ठीक है? अब समझना, अगर तुम्हारे पास एक से ज्यादा सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है, क्या बोला मैंने? एक से ज्यादा, तो डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है? 2 को तू सेल्फ ऑक्युपाइड मान सकता है, 2 को सेल्फ ऑक्युपाइड मान सकता है, बाकी सबको तुझे डीम टू बी लेट आउट मानना ही पड़ेगा। ठीक है? अब आप मुझे बताओ, आपको डिपार्टमेंट ने खुला बोल दिया कि 2 को सेल्फ ऑक्युपाइड मान ले, किसको मानना चाहेगा? तो हम क्या करेंगे? पहले सारे घर की इनकम निकाल लेंगे और फिर जिसका इनकम ज्यादा होगा उसको क्या मान लेंगे? एसओपी, और बाकी सबको क्या मान लेंगे? लेट आउट। ठीक है? और जो बच्चे, अगर ये क्वेश्चन मान लो एमसीक्यू में आ गया तो सिंपल चेक कर लेना, जिस घर का जीएवी ज्यादा हो उसको क्या मान लेना? एसओपी, और जिसका कम हो उसको एलओपी। समझा? तो लॉ मेकर ने क्या बोला? मैक्सिमम 2 घर तेरा क्या होगा? एसओपी, बाकी सब तुझे क्या मानना पड़ेगा? लेट आउट। मान लो मेरे 7 घर है, अब ये नहीं बोला कौन से जगह पे, कहीं भी हो, 7 घर है मेरे, तो 7 में से कितने? 2 घर एसओपी, बाकी 5 पे मुझे एलओपी, डीम्ड टू बी एलओपी मान लिया जाएगा। अब मैं कैसे निकालूं? तो बोला जिसका जीएवी ज्यादा उसको क्या मान लूं मैं, और बाकी सबको क्या मान लूं? एलओपी के ऊपर क्या दे दूं? टैक्स, और एसओपी का क्या ले लूं? सेट ऑफ। कितने का? अब 2 एसओपी है तो 2-2 लाख करके 4 लाख का सेट ऑफ ले लूं? पक्का? नहीं, 2 लाख 2 लाख 2 लाख भाई 80।
एसएससी बोल रहा है वो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कोई डाउट? पक्का? कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलो ध्यान से। मैंने और सौरभ ने मिलकर एक एलओपी खरीदा। मैंने और सौरभ ने मिलकर एक एलओपी खरीदा। अब एक बात मुझे बता, मैंने और सौरभ ने मिलकर एक एलओपी खरीदा लोन पे, ठीक है? अब लोन हमारा 10 लाख का है, ठीक है? 10 लाख के ऊपर 12% मान लो इंटरेस्ट है, 1,20,000 आया। तो क्या 1,20,000 इंटरेस्ट मुझे ही मिलेगा, 1 लाख उसको ही मिलेगा 20? नहीं। तुम पहले क्या करो, घर को सिंगल ओनर मानो और उससे क्या निकाल लो, पूरा इनकम, और जो इनकम आएगा उसका क्या ले लो, दोनों में डिवाइड कर लो। मैं क्यों अलग अलग करूं? मैं क्यों अलग अलग करूं? हाँ श्री बोलो, क्या डाउट है? पक्का कुछ तो चल रहा है तुम्हारे माइंड में। तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं 2 ओनर हूं, तो 2 लोग मिलके हम अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हम क्या कर ले, पहले घर को एक सिंगल माने और कैलकुलेशन कर ले, और जो भी अमाउंट आएगा, जितने भी ओनर होंगे सब में डिवाइड कर दे। आया समझ में? पक्का? इसी के साथ हमारा बेटा छोटा सा टॉपिक खत्म, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलो पूरा चैप्टर मैं आपको 10 मिनट में रिकैप करवाता हूं, ठीक है? जो हमने लास्ट क्लास से पढ़ा था। चलिए, हमने चैप्टर क्या शुरू किया था बेटा? इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है? सेक्शन 22 से लेके 27 क्या पढ़ा था हमने? कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में कौन सी वाली? लैंड एंड बिल्डिंग अपनेंट देयर टू, और उस प्रॉपर्टी के एनुअल वैल्यू के ऊपर आपको टैक्स देना है, ठीक है? लेकिन टैक्स देने से पहले डिडक्शन क्लेम कर लेना 24 का। टैक्स देने से पहले डिडक्शन क्लेम कर लेना किसका बेटा? 24 सेक्शन का, ठीक है? लेकिन टैक्स तभी लगेगा जब 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। पहला, तू घर का ओनर होना चाहिए और तूने घर को खुद के बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज नहीं किया है। हमने इसके बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे। घर किस चीज की बनी हो, ब्रिक्स की बनी हो, स्टोन की बनी हो, मड की बनी हो, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? लैंड एंड बिल्डिंग अपनेंट देयर टू का मतलब हमने क्या बोला था? लैंड अटैच्ड विथ बिल्डिंग। तो हमने क्या बोला था? कमर्शियल बिल्डिंग हो या रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो। कमर्शियल बिल्डिंग में अपनेंट देयर टू का मतलब क्या? पार्किंग, स्विमिंग पूल और आपका गार्डन। क्या बोला था? दिस इज एक्सेप्शन, कि छत होना चाहिए। यहां पे छत नहीं भी होगा तो चलेगा। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में अपनेंट देयर टू का मतलब क्या बताया था? पार्किंग, गैरेज, कोर्टयार्ड, काउ शेड, स्टेबल, ठीक है? वॉशरूम, किचन, ये सब किसके डेफिनेशन में आएगा? अपनेंट देयर टू। करेक्ट है? फिर हमने क्या बोला था? कि ओनर का खुद का बिजनेस ना हो, जिसको किराए पे दे रहा हूं वो बिजनेस कर सकता है। लेकिन उसमें हमने 3 बातें पढ़ी थी। हमने टेनेंट को किराए पे दिया और हम उस टेनेंट के बिजनेस के एम्प्लॉई बन गए, तो जो भी रेंट आएगा वो हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन उस टेनेंट के बिजनेस के पार्टनर बन गए तो कहां पे? पीजीबीपी में, ठीक है? मैं लेट आउट कर रहा हूं, ओनर लेट आउट कर रहा है तो टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन टेनेंट लेट आउट कर रहा है, मतलब सबलेट हो रहा है। तो पता करो टेनेंट ऐसा रेगुलर करता है या कभी कभी? अगर रेगुलर करता है तो बिजनेस में, और रेगुलर नहीं करता है तो अदर सोर्स में, ठीक है? फिर हमने कैलकुलेशन सीखा था, हाउ टू कंप्यूट एनुअल वैल्यू। तो हमने क्या पढ़ा था? जीएवी, उसमें से लेस क्या कर देंगे? म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। अब ये पेड करंट ईयर का हो, लास्ट ईयर का हो या प्रीवियस ईयर का हो। फिर लेस क्या कर देंगे? अनरियलाइज रेंट। फिर लेस क्या कर देंगे? ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट बोर्न बाय लैंडलॉर्ड, और ऐड क्या कर देंगे? एडिशनल कंसिडरेशन। करेक्ट है? उसके बाद क्या निकल के आ जाएगा? एनएवी। उसमें से लेस क्या करेंगे? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 का। पहला अनरियलाइज रेंट डिडक्ट करेंगे, ठीक है? सॉरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% डिडक्ट करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्ट करेंगे। ये डिडक्ट करने के बाद क्या निकल के आ जाएगा? इनकम। इसमें ऐड क्या कर देंगे? अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड, और उसमें से 30% क्या कर देंगे? उस अनरियलाइज रेंट का रिकवर्ड लेस कर देंगे। क्या निकल के आ जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर हमने जीएवी निकालना सीखा था। जीएवी में पूरे साल लेट आउट या पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड। क्या फॉर्मूला था? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज हायर। हायर और स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज लोअर। लोअर और एक्चुअल रेंट रिसीव, विच एवर इज हायर। क्या निकल के आ जाएगा आपका? जीएवी। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट ना दे रखा हो तो ओनली क्या लोगे? विच एवर इज हायर इज द जीएवी, ठीक है? अब मैंने आपको यहां पे एक डिफेक्टो रेंट बताया था। क्या बताया था? एक्चुअल रेंट रिसीव, उसमें से लेस कर दो क्या? ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट बोर्न बाय लैंडलॉर्ड, और ऐड कर दो एडिशनल कंसिडरेशन। तो क्या निकल के आ जाता था? डिफेक्टो रेंट।
अगर हमारा घर पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट और पार्ट ऑफ द ईयर लाइंग वेकेंट है तो एक्चुअल रेंट रिसीव इज द GAV, और अगर हमारा घर पूरे साल सेल्फ ऑक्युपाइड है तो NAV इज नील। फिर हमने आज पढ़ा इंटरेस्ट का डिडक्शन और स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन दो केसेस में नहीं मिलता, जब NAV तुम्हारा नील होगा या निगेटिव होगा, और इंटरेस्ट का डिडक्शन अपन को मिलेगा चाहे वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हो चाहे वो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड हो। लेकिन इंटरेस्ट के रिगार्डिंग हमने एक पॉइंट क्या पढ़ा, इंटरेस्ट का मिलेगा 24 में लेकिन लोन का 80C में। इंटरेस्ट को लोन लेने में जो तुमने अरेंजमेंट किया ब्रोकरेज और कमीशन उसका नहीं मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट का डिडक्शन तभी मिलेगा जब तूने लोन लिया है एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर्स के लिए तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी में कोई अपर कैप नहीं है इंटरेस्ट का, लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में अपर कैप है। कब? अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए तो मैक्सिमम कितना मिलेगा, 2 लाख का। 3 कंडीशन कौन कौन से थे? लोन मस्ट बी टेकन ऑन एंड आफ्टर 1 अप्रैल 1999, लोन मस्ट बी टेकन ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन एंड एक्विजिशन एंड विद इन 5 years कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो कितने का मिलेगा, 2 lakhs का, अदरवाइज कितने का मिलेगा, 30,000 का। अगर तुमने आउटसाइड इंडिया से कोई लोन लिया है उसके भी इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, प्रोवाइडेड उस लोन के ऊपर तुम्हें TDS काटना होगा इंटरेस्ट के ऊपर और उस TDS को जमा भी करना होगा गवर्नमेंट के अकाउंट में, तो डिडक्शन मिलेगा। अगर तुम ज्वाइंट ओनर हो तो पहले सिंगल ओनर मान के पूरी कैलकुलेशन कर लो, जो इनकम आएगा वो मल्टीपल ओनर में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अगर तुम्हारा कोई अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव हो रहा है पुराना पिछले सालों का, तो जो भी रेंट जिस साल रिसीव हो रहा है उसी साल में क्या लगा देना, टैक्स। लेकिन जो भी अरियर्स ऑफ रेंट आएगा उसमें से 30% माइनस करना भूलना मत। 30% तो हमारा हक है ना भाई, 30% उसका डिडक्शन अपन को मिलेगा ही मिलेगा। अगर एक से ज्यादा सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है तो 2 को क्या मानोगे, सेल्फ ऑक्युपाइड, बाकी सब क्या माना जाएगा आपका, डीम्ड टू बी लेट आउट। करेक्ट है? ये था आपका बेटा इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी। कितना टाइम लगा रिवाइज करने में? 5 मिनट।